हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई हब। अभी इसका नाम चेंज करके मैंने DSSB पीजीटी पॉलिटिकल साइंस रख दिया है, ताकि किसी को भी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस चैनल को सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और स्टार्टिंग में ही मेरा वीडियो दिख जाए। क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको जो भी सिलेबस होगा, जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस होता है, जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं, मोस्टली टॉपिक आपको कवर कराने वाली हूँ। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपको, क्योंकि एग्ज़ाम अभी रिसेंटली वैकेंसी आई है एग्ज़ाम की, तो 2025 वाली जो वैकेंसी फरवरी में आई थी, उसका जो नोटिफिकेशन था उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। क्या एलिजिबिलिटी चेंज हो गई है, एज लिमिट चेंज हो गई है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो चेंज हुई हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। साथ ही जो सिलेबस भी होगा कि क्या सिलेबस रहता है, क्या सिलेबस पूछा जाता है, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। साथ में सैलरी भी डिस्कस करेंगे कि सैलरी कितनी होती है, ताकि आप लोग ज़्यादा मोटिवेटेड रहें इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ओके, सो माय नेम इज़ निकिता मित्तल। आई एम करंटली वर्किंग एज TGT सोशल साइंस इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम देखेंगे कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल की वैकेंसीज़ कितनी आई हैं। तो यूआर में देखेंगे 11 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी की देखेंगे 3 वैकेंसीज़ हैं, एससी की देखेंगे 3 वैकेंसीज़ हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की देखेंगे 2 वैकेंसीज़ हैं। वहीं कैटेगरी 1 पी PWBD पर्सन विद डिसेबिलिटी, सो यहाँ पे कैटेगरी 1 में 1 वैकेंसी, कैटेगरी ए में 1 वैकेंसी, कैटेगरी बी में 1 वैकेंसी एंड कैटेगरी सी में 1 वैकेंसी। यहाँ पे सबके कोड लिखे हुए हैं, कौन सी कैटेगरी 1 में ए में आते हैं, कौन सी कैटेगरी बी में आते हैं, कौन सी सी में आते हैं। ई में 0 वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है। अब हम देखेंगे कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल की वैकेंसी कौन कौन सी है। तो मेल की देखेंगे ज़्यादा वैकेंसी आई है। कैसे? यूआर की 41 वैकेंसी, फीमेल में देखेंगे ओनली 11 वैकेंसीज आर देयर, ओबीसी 7 वैकेंसीज, एससी कैटेगरी में 6 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस में 5 वैकेंसीज, टोटल 59। इधर आप देखेंगे टोटल 59 वैकेंसीज यहाँ देखेंगे। साथ में कैटेगरी 1 PWBD में कैटेगरी ए में 1 वैकेंसी, कैटेगरी बी में 1 वैकेंसी, सी और ई में 0 वैकेंसी। ओके, सो हम बात करते हैं अभी असेंशियल क्वालिफिकेशन की। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो वो लोग दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को जिसने मास्टर्स डिग्री की हो पॉलिटिकल साइंस में, मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। जिसके 50% मार्क्स से कम है वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, या दूसरा असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो बीएड होना कंपलसरी है। पहले क्या है, बीएड होना कंपलसरी नहीं था, उसकी जगह अगर किसी के पास पीएचडी है तो वो चल जाता था। या फिर उसका अलग क्राइटेरिया था कि 12th में और ग्रेजुएशन में आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है सिलेक्शन होने के बाद में बीएड कर सकते हैं। पर अब ऐसा नहीं है। नाउ दिस इज़ मैंडेटरी, बीएड इज़ मैंडेटरी नाउ। जिसके पास बीएड नहीं है या फिर उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे बीए विद बीएड नहीं है, या बीएससी विद बीएड नहीं है, या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीए एमएड का कोर्स होता है, तो इनमें से कोई एक होना चाहिए। या तो ये, या तो ये, या तो ये, या फिर ये 3 ईयर जो बीए बीएड वाला होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, वो, यानी कि इनमें से कोई एक, और मास्टर्स डिग्री। तो मास्टर्स डिग्री इज़ कंपलसरी एंड बीएड इज़ कंपलसरी। इसको इक्विवेलेंट आप देख लेना ये क्या क्या है। सो ये दोनों अभी कंपलसरी है। ओके, अब देखेंगे डिज़ायरेबल में नील है। उसके बाद आप देखोगी एज लिमिट। एज लिमिट बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस एग्ज़ाम में। एज लिमिट भी चेंज हो गई है, जो कि पहले 36 ईयर्स थी, अब हो गई है 30 ईयर, यानी कि एज लिमिट जो है बहुत ज़्यादा घटा दी गई है। तो बहुत सारे जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे, वो उनमें से बहुत सारे जो हैं वो अब एलिजिबल नहीं होंगे। 30 ईयर्स उन्होंने एज कर दी है। अगर अब एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी है, तो उसमें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, यानी कि 35 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप ओबीसी हैं और आपके पास 3 ईयर्स का
अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 इयर्स का एक्सटेंशन मिलता है, यानी कि 30 एज तक, 33 की एज तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। वहीं आप पीडब्ल्यूबीडी प्लस यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, यानी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में है, यानी व्हेन यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि टिल 40 इयर्स ऑफ एज तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आप एलिजिबल हो। वहीं आप पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ साथ आप एससी या एसटी कैटेगरी होल्डर हो तो आपको 15 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 45 इयर्स तक यू आर एलिजिबल। उसके बाद अगर आप ओबीसी हो, ओबीसी ओबीसी हो, ओबीसी के साथ साथ पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में भी आते हो, तो यहाँ पर आपको 13 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि टिल द एज ऑफ 43 यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग द एग्ज़ाम। सो ये हमने देख लिए कि कब कब कहाँ कहाँ आपको कितना रिलैक्सेशन मिलता है, और एक बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है व्हेन यू आर वर्किंग विद द डिपार्टमेंट। तो जब आप किसी स्कूल में ऑलरेडी काम करते हो एज अ रेगुलर टीचर, तो आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो, पर ये उन्होंने एक मैंडेटरी शर्त रखी है कि आपको एटलीस्ट 3 इयर्स तक उस डिपार्टमेंट में काम करते हुए रहना चाहिए, तब आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि टिल द एज ऑफ 35 यू आर एलिजिबल। पर शर्त यह है कि 5 इयर्स का आपको 3 इयर्स, एटलीस्ट 3 इयर्स आपको डिपार्टमेंट में काम करते हुए हो जाने चाहिए। वहीं आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। क्या कन्फ्यूज़न होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो हैं, या हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो आप गेस्ट टीचर्स के नाम से जिनको जानते हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ ऑफ सेम डिपार्टमेंट, यानी गेस्ट टीचर हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर हैं, तो उनको रिलैक्सेशन क्या मिलेगा? वन टाइम रिलैक्सेशन, यानी कि एक बार रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी जिसने पहले ले लिया है उसको दोबारा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जिसने अभी तक नहीं लिया है वो इसमें रिलैक्सेशन ले सकता है। उनको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा और कब कब कौन कौन से उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, तो यहाँ हम देख लेते हैं। एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए एनेक्सर 1 में दे रखा है कि कौन कौन से जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ होंगे वो एलिजिबल होंगे। तो उसमें क्या दे रखा है कि जब आप सेम डिपार्टमेंट के साथ काम करते हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ वर्किंग अगेंस्ट टीचिंग पोस्ट, टीचिंग पोस्ट पर जो लोग हैं, तो जैसे कोई पीजीटी गेस्ट टीचर है या टीजीटी गेस्ट टीचर है, तो उसको 120 डेज उस एकेडमिक पर्टिकुलर ईयर में काम करते हुए होने चाहिए, तब उसको 5 ईयर वाला रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी वन टाइम रिलैक्सेशन मिलेगा वो। सो ये आपको देख लेना है। अदर डिपार्टमेंट का दे रखा है, अदर डिपार्टमेंट में 180 डेज़ का है। ओके, सो अब हम देखेंगे कि द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द अवेलेबल हैज़ फिक्स द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर द कैटेगरीज। क्या जनरल के लिए मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने चाहिए 40%, ओबीसी के लिए मिनिमम मार्क्स 35%, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 30% मार्क्स जो है वो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। पेपर जब आप देते हो तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इतने आने ही चाहिए, मतलब मिनिमम है ये। बाकी मैक्सिमम जो जितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उसके अकॉर्डिंग जाती है कट ऑफ, लेकिन मिनिमम इतने होने चाहिए तभी आप एलिजिबल होगे। ओके, सो अब देखते हैं कि ये एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम स्कीम क्या है। तो एग्ज़ाम स्कीम की अगर हम बात करें तो ये टोटल 3 आवर्स का पेपर होता है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन है 3 आवर्स। टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 300 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स का आता है? तो 300 मार्क्स का आता है। उसके बाद आप देखोगे ये जो 300 मार्क्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन वन जो है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। सेक्शन 1 जो है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड जनरल पेपर। जनरल पेपर में बहुत जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे इसमें पहला पूछा जाएगा आपसे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, तो ये हो गया रीजनिंग। दूसरा जनरल अवेयरनेस, जीए जीएस जिसको आप बोलते हो, वो 20 मार्क्स के सेक्शन डिवाइड होते हैं, 20 मार्क्स के सेक्शंस डिवाइड होते हैं। टोटल 5 सेक्शंस होते हैं 20 मार्क्स के, तो ये आपके 5 सेक्शन होते हैं टोटल। ओके, तो रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, इसमें करंट अफेयर और आपके नॉर्मल जो सोशल साइंस के क्वेश्चन होते हैं कुछ वो पूछे जाते हैं, साइंस जनरल साइंस पूछी जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज के आते हैं 20 क्वेश्चन, हिंदी के आते हैं 20, और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मोस्टली जो इसमें डेटा डीआई और अरिथमेटिक उतना ही पूछा जाता है। सो ये आपका पेपर 1। पेपर 2 जो है 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स। अगर आपका जैसे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का है तो पीजीटी तो जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें से मेन
उसमें से 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जनरल पेपर 100 क्वेश्चन और पॉलिटिकल साइंस पर्टिकुलरली द सब्जेक्ट 200 क्वेश्चन। तो ये आपका जो है पूरा एग्ज़ाम का ये पैटर्न होता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि इसमें जो आपने देखा 20 मार्क्स का मैथ्स, 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, 20 का इंग्लिश, 20 का हिंदी, 20 का ये तो अलग अलग सेक्शंस हो गए। यानी कि 20 नंबर का अगर कोई एक सेक्शन है, 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन है, तो वो सेक्शन जब आप अटेम्प्ट कर लेते हो, मान लो आपने हिंदी का सेक्शन क्या किया, अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट करने के बाद वो हो जाता है ब्लॉक। यानी कि आप उसको दोबारा से खोल नहीं सकते, वो ब्लॉक हो जाता है। यानी कि अगर आप ये सोचें कि मैं बाद में कर लूँ, मुझे अभी नहीं आ रहा, तो वो सेक्शन ब्लॉक हो जाता है। और उसी तरीके से 200 क्वेश्चन जो आते हैं ये भी 20 के पेयर में बटे होते हैं, 20 क्वेश्चन इन ईच ब्लॉक। तो आपने वो 20 अगर अटेम्प्ट कर लिए तो वो पूरा लॉक हो जाता है। तो ये वाला भी जो है वो आपका 10 सेक्शंस में डिवाइड होता है। यानी कि 10 सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने पहले 20 अटेम्प्ट कर लिए तो वो उतने 20 क्वेश्चन आपके लॉक हो जाते हैं, आप उसको दोबारा से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो जब आप पेपर देते हैं तो इस बात का खासा ध्यान रखें और आपकी तैयारी भी उसी तरीके से रखें। जब भी आप पेपर देते हैं या फिर कहीं मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप उसी तरीके से अपना पैटर्न बनाएं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आता है बेसिकली। तो बेसिकली सिलेबस में 11th-12th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है वो मस्ट है। 11th-12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक मस्ट है, NCERT। इसकी एक एक लाइन आपको रटी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से आप कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की पढ़ लो, दैट इज इनफ। या घटना चक्र। ओके, उसके बाद देखेंगे क्या पॉलिटिकल थ्योरी पूछी जाती है। पोल थ्योरी इसमें क्या आती है? पोल थ्योरी में बेसिकली आइडियोलॉजीज जैसे लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब। उसके बाद पॉलिटिकल कंसेप्ट कौन कौन सी, लिबर्टी, जस्टिस, तो ये इसमें आपसे आइडियोलॉजीज पूछी जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे कौन से, जैसे लिबर्टी है, जस्टिस है, सिटीजनशिप है, ये सारे। उसके बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जितने भी हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। उसके बाद आप देखेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। उसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें से मोस्टली करंट का भी पूछा जाता है। करंट में क्या कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी आ जाते हैं इसमें। उसके बाद आप देखोगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ओके, सो ये पूरा आपका सिलेबस है। अब इस सिलेबस के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो वो मैं आगे आने वाले वीडियो में पक्का लेके आऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।